हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज हम 8 MCQs को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम इन MCQs को रटेंगे नहीं बल्कि समझ कर पढ़ेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इन वीडियो से आपकी रिवीजन तो होगी ही, साथ ही आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द नीपा वायरस। नीपा वायरस के बारे में है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, जो स्टेटमेंट सही होगी। पहला ऑप्शन है, नीपा वायरस इज़ ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल। क्या नीपा वायरस सिर्फ लोगों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट से ही होता है? दूसरी स्टेटमेंट है, इट कैन कॉज अ रेंज ऑफ इलनेस इंक्लूडिंग एसिम्प्टोमेटिक इलनेस। इसकी जो इसकी इलनेस की जो रेंज है उसमें क्या इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें लक्षण ही ना हो, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो। तीसरा ये है कि नीपा वायरस इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड विद स्पेसिफिक वैक्सीन एंड ड्रग्स। क्या नीपा वायरस इन्फेक्शन को हम वैक्सीन और ड्रग से भी रोक सकते हैं? और चौथा है, नन ऑफ द अबव। चलिए, पहले आप हर क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और उसको अटेम्प्ट करो, आंसर लगाओ, उसके बाद जो डिस्कशन से आंसर सुनना, ठीक है? तो चलिए, अटेम्प्ट कर लिया। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है कि इट कैन कॉज अ रेंज ऑफ इलनेस इंक्लूडिंग एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। जी हाँ, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई लक्षण ना भी हो, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, जैसे कि नॉर्मल फीवर हो गया है ना, हेडेक मतलब सर में दर्द हो गया, या डिसओरिएंटेशन, चक्कर आना, ठीक है? इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि सिम्टम नहीं भी माने जाते, कभी कभी पता नहीं चलता कि कैसा है। और वैसे ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत ही फेटल मतलब जानलेवा होती है, ठीक है? क्या होती है? जानलेवा। इसमें मौत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि नीपा वायरस होता क्या है। तो नीपा वायरस जो है, सबसे पहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मतलब क्या होता है कि जो एनिमल से, किससे? एनिमल से ह्यूमन में फैल जाए, ठीक है? मतलब जब कोई ह्यूमन एनिमल के कांटेक्ट में आ जाता है और इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन को इन्फेक्शन लग जाए तो उसको हम जूनोटिक बोलते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात कि ये RNA वायरस होता है इसके अंदर, और RNA वायरस वो भी कौन सा? हेंड्रा वायरस है। ये क्लोजली रिलेट करता है किससे? हेंड्रा वायरस। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये ऐसे ही स्टेटमेंट लगा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, जब ये फैला था तो ये मलेशिया से शुरू हुआ था। सबसे पहले नोटिस करा गया था मलेशिया में और सिंगापुर में, ठीक है? और सबसे पहली बार जब ये अपीयर्ड मतलब जब ये दिखा था, तो ये किस में दिखा था? डोमेस्टिक पिग्स मतलब कि वो पिग्स जो लोग पालते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो कि पिग्स को पालते हैं, इनमें। इसी तरह से ये डॉग, कैट और गॉट, हॉर्स, शीप, इन सब में भी होता है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी स्प्रेडिंग कैसे होती है? ये स्प्रेड कैसे हो रहा है? तो सबसे पहली बात है कि ये फ्रूट बैट का मतलब क्या है? कि जो फलों को खाने वाला चमगादड़ है ना, उससे। जैसे कि मानिए कि कोई ट्री है, ठीक? अब यहाँ पर कोई फल है और इस फल को इस चमगादड़ ने खा रखा है, ठीक है? अब यही फल नीचे ज़मीन पर गिर गया। अब जब इसने खाया होगा तो इसकी जो सलाइवा होगा, इसकी जो लार होगी, वो इसमें लगी होगी। अब कोई ह्यूमन आया, अब उस ह्यूमन ने इसको खा लिया, तो अब इसका वायरस कहाँ गया? इस ह्यूमन में आ गया। तो अब इस ह्यूमन को क्या हो गया? इसका नीपा वायरस का इन्फेक्शन लग गया, ठीक है? सेकंड तरीका ये है कि कोई एनिमल आ जाए, एनिमल जैसे कोई भी डॉग, कैट, बैट,
कोई भी आ जाए, है ना, और ये जो है वो इस फल को खा ले, इस फ्रूट को खा ले। खाने के बाद अब ये जानवर जो थे, सारे एनिमल जो थे, ये क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। ठीक है, अब यही इन्फेक्टेड एनिमल किसी हेल्दी ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाए तो फिर ये इंसान भी क्या हो जाएगा, इसको भी इन्फेक्शन लग जाएगा। ठीक है, तो अब अपनी स्टेटमेंट देखते हैं जाके। स्टेटमेंट क्या कहती है, वो कहती है कि निपा वायरस ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जी नहीं, हमने भी देखा है, ओनली तो बिल्कुल नहीं है, ये पीपल टू पीपल भी है और एनिमल टू पीपल भी है, ह्यूमन है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इसकी गलत हो गई। ये तो हमने आंसर तुम्हें बता ही दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है। तीसरा है निपा वायरस इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड विथ स्पेसिफिक वैक्सीन। जी नहीं, इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं हुई है, तो ये गलत हो गया। नन ऑफ द तो वैसे ही गलत है क्योंकि हमारा भी आंसर सही है। अब देखते हैं कि ये वैक्सीन इसकी क्यों नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर अगर हम जनरल बात करें, जनरली क्या होता है कि जितने भी वायरस के जो इन्फेक्शन होते हैं ना, ज़्यादातर की बात हो रही है, ठीक है, 100% नहीं है, जितने ज़्यादातर वायरस के जो इन्फेक्शन है उनकी वैक्सीन बनना मुश्किल होती है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे था, है ना, कोरोना की वैक्सीन कितनी मुश्किल से बनी, क्योंकि वायरस की एक फीचर ये होता है कि वो अपने अंदर क्या कर लेता है, म्यूटेशन कर लेता है। म्यूटेशन का मतलब है कि अपना रूप बदल लेता है, बार बार उसके नए नए स्ट्रेन्स आ जाते हैं। ठीक है, नए नए रूप आ जाते हैं। तो अगर मानिए उसके एक स्ट्रेन की वैक्सीन बन भी गई, ठीक है, हमने माना कि एक स्ट्रेन की वैक्सीन बन गई, तो फिर उसने फिर अपना रूप चेंज कर लिया, है ना, तो फिर दोबारा उसकी बनी। तो ऐसे करते करते ये मुश्किल हो जाता है कि हम इसकी एग्जैक्ट वायरस की एक वैक्सीन को कम्प्लीटली सक्सेसफुली बना पाएँ, तो ये मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन भी कट गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है एल नीनो फिनोमेना इम्पैक्ट्स रेन फेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। रेन फेड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, रेन फेड मतलब वो वाली खेती जो कि आपके मॉनसून की बारिश से, है ना, जो बारिश से किसान के खेतों में पानी डले, ना कि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा हो। ठीक है, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। जब बारिश आ रही है, मॉनसून आ रहा है, तो उससे वहाँ सिंचाई हो रही है, ये होती है रेन फेड एग्रीकल्चर। अब एल नीनो के बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, क्या ये एक्सीलरेट करती है रेन को, क्या ये बारिश को जल्द से जल्द लेकर आती है एल नीनो फिनोमेना, और हमारी क्रॉप्स को बहुत फ़ायदा होता है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है, क्या इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है हमारे रेन फेड एग्रीकल्चर पर। तीसरा है, इट डिलेज द स्टार्ट ऑफ रेन, क्या इससे जो बारिश है वो धीरे आती है, मतलब लेट होती है इससे बारिश, और हमारी जो बुआई है ना, उस पर नेगेटिव असर पड़ता है इसका। ठीक, और चौथा है कि क्या ये एक्सेस रेनफॉल करती है जिससे कि फ्लडिंग मतलब होती है, बाढ़ आती है एग्रीकल्चर एरियाज़ में। तो पहले अटैम्प्ट कर लो। अब इसका सही आंसर है कि इट डिलेज द स्टार्ट ऑफ रेन, मतलब कि ये बारिश के आने को लेट करती है और हमारी बुआई पर बुरा असर पड़ता है इसका। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एल नीनो फिनोमेना होता क्या है। तो सबसे पहले ये देखो, एल नीनो और ला नीना, ठीक है, ये दो नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो कि हर 3 से 4 साल में रेगुलर आते ही आते हैं। ये नॉर्मल है इनका आना, ठीक है, एल नीनो का भी आना और ला नीना का भी आना नॉर्मल है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दोनों ही इनका आना बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गया है, तकरीबन हर साल ये आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग कि ये होता क्या है। ये देखिए, अगर हम देखें तो ये है हमारा अफ्रीकन कंटिनेंट, ये इंडिया है, और ये इंडिया है और ये है ऑस्ट्रेलिया। दोबारा बना लेते हैं।
चलो, अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर ये है पेरू, ये साउथ अमेरिका है और ये है नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा इंडिया है, ये जो रीजन है ये इंडिया का रीजन है, ठीक है। और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक। तो अब ये जो है ये पेरू कंट्री है, तो यहाँ पर हम्बोल्ट करंट बहता है, मतलब पेरू करंट, जो कि कोल्ड करंट में आता है। क्या होता है मतलब कोल्ड करंट, मतलब यहाँ ठंडे पानी की धारा बहती है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जहाँ पर भी ठंड होती है, कोल्डनेस होती है, तो वहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर होता है ना। तो इस एरिया में क्या हो गया, इस एरिया में हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। और इसके कंपैरेटिवली, इस एरिया कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर लो प्रेशर होता है। जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ पर हमेशा एयर नीचे की तरफ आती है, मतलब एयर सिंक करती है। और जहाँ भी तापमान ज़्यादा होता है, तो जब धरती गर्म होती है तो हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर एयर क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो ये एक तरह का ऐसा कन्वेक्शन करंट बन जाता है। अब ये नॉर्मल सिचुएशन में है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉकर सेल, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन में है। अब यहाँ पर होता है मस्करीन हाईलैंड, यहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है गर्मियों के सीज़न में। और इंडिया में यहाँ पर है तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू गर्मियों में बहुत ज़्यादा तप कर, इतना ज़्यादा इसमें लो प्रेशर हो जाता है कि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। गर्म हवाएं ऊपर उठने की वजह से ये यहाँ पर आके सिंक करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सर्कुलेशन यहाँ बनता है, ठीक। अब यहाँ पर इसी की वजह से क्या आता है, साउथ वेस्ट मानसून, कि यहाँ पर ये हवाएं जो हैं इस वाले ओशन के रीजन से, यहाँ पर पूरे में समुद्र आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से मॉइस्चर लेडन, मतलब नमी वाली हवाएं इंडिया में बरसात करती हैं इस टाइम पर। अब इसकी लो प्रेशर से एक डायरेक्शन तो यहाँ जा रही है और एक दूसरी डायरेक्शन मस्किन हाईलैंड में आती है। तो अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो वॉकर सेल की एक जो ब्रांच है वो यहाँ पर आ रही है, तो वो हमारे मॉनसून को इंडिया में लाती है, ठीक है। अब जिस साल एल नीनो आती है उस साल ये वॉकर सेल जो होता है रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब है उल्टा हो जाता है, मतलब कि इसकी ये लो प्रेशर के बदले हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है। ये सारी डायरेक्शन क्या होती है उसकी, रिवर्स हो जाती है। ये देखिए, ये हो जाएगा हाई प्रेशर, यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर, और ये डायरेक्शन बदल जाएगी और ये ऐसे एकदम उल्टी रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। तो जो ये वाली ब्रांच थी ये कट जाएगी। अब अगर ये ब्रांच कट जाएगी तो हमारी इंडिया में जो मॉनसून आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम आएगा और बारिश बहुत कम आएगी, यहाँ तक कि हमारी इंडिया में ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। तो अब अपनी स्टेटमेंट को जाके देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या था कि इट डिलेज द स्टार्ट ऑफ रेन, तो ये बिल्कुल सही है। क्या ये एक्सेलरेट करती है? नहीं, एक्सेलरेट नहीं करती, एक्सेलरेट करती है ला नीना, ठीक है, ये नहीं करती, तो ये गलत हो गया। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ये भी गलत है क्योंकि इसका असर तो पड़ता है, सूखा पड़ जाता है। इट कॉज एक्सेस रेनफॉल, नहीं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल लाती है और फ्लड नहीं करती। ये क्या करती है, ये ड्रॉट लाती है इंडिया में, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको अपनी कॉपी में पॉइंट्स नोट कर लेना, और जो मैंने डायग्राम बनाकर दिखाया है वो भी अपनी कॉपी में बना लेना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से समझ में आता है और कहीं आपको ऐसा एक साथ नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इसको कॉपी में अभी नोट कर लो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पहली बात तो क्या है और वो कहाँ कहाँ से पास नहीं होता, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका अटैम्प्ट कर लो पहले। इसका आंसर है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से पास नहीं होता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन होता क्या है। अच्छा, अब देखिए, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमने एक
स्टैंडर्ड लाइन मान रखी है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन मीन टाइम, ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। वो यूके से पास होती है और भी नीचे कंट्रीज़ हैं उनसे पास होती है। इधर के इस लाइन के ईस्ट में जाने वाली जो डायरेक्शन में जो कंट्रीज़ हैं उनको ईस्ट डिग्री में नापा जाता है और इनको वेस्ट डिग्री में, ठीक है। तो इंडिया हमारा किस में है? इंडिया हमारा ईस्ट में है, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है? स्टैंडर्ड टाइम मतलब हर कंट्री अपने यहाँ के टाइम को किस तरह से कैलकुलेट करेगी, ये उस चीज़ के लिए है ये, ठीक है। उस चीज़ का टाइम निकालने का एक तरीका है। तो उस पूरे वर्ड के लिए क्या हो गया? ग्रीनविच मीन टाइम हो गया, ठीक। तो हमारी इंडिया में ये जो लाइन जा रही है, हमारी इंडिया ने एवरेज जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन माना है वो 82 ईस्ट लॉन्गिट्यूड माना है, ठीक है। ये माना है हमारे इंडिया ने। ऐसे ही हर कंट्री ने, अब हर देश ने अपने अपने कंट्री के लिए अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन मान रखा है, ठीक। अब देखो, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस टाइम डिफरेंस में 2 आवर्स का डिफरेंस है। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 घंटे का डिफरेंस बैठता है, लेकिन हमने, इंडिया ने अपने देश में एक ही स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन माना है। इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग, अगर किसी एक जगह पर सुबह के 4 बजे हैं तो हर जगह 4 बजे होंगे, चाहे वो गुजरात में हो 4 हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे हो, चाहे साउथ में हो 4 AM, चाहे यहाँ हो, ठीक है, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। और हमने इस जो 2 आवर का जो टाइम डिफरेंस है इसको इग्नोर कर रखा है। क्यों कर रखा है? जिससे कि हमारे यहाँ पर एयर फ्लाइट्स और ट्रेन के जो टाइम्स वगैरह हैं उनमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था समझना। अगर समझ में अभी कन्फ्यूज़न है तो एक बार फिर से पॉज करो, पीछे जाओ और दोबारा सुन लो, ठीक है। अब ये ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री सिर्फ एक ही अपना स्टैंडर्ड टाइम मानेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि रशिया है, अब रशिया की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम डिफरेंस कई घंटों का होगा, 6, 7, 8 कई घंटों का हो सकता है। तो इसीलिए रशिया ने अपने यहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम बना रखे हैं। कितने बना रखे हैं? 11। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ ये पूछा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियम कहाँ कहाँ से पास नहीं होता है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र से पास नहीं होता है। अब इसको बनाकर भी देख लेते हैं कैसे, ये देखिए, ये देखो, ये यहाँ से जा रही है, अभी हमने बताया कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो एक तो ये यूपी से पास होती है यहाँ से, ठीक। उसके नीचे और आ जाओ तो ये मध्य प्रदेश से होती है, यहाँ पर होती है छत्तीसगढ़ से, ठीक, नीचे है छत्तीसगढ़ से। और ये यूपी का पॉइंट है मिर्ज़ापुर, जिसको नैनी बोलते हैं, ठीक है, मिर्ज़ापुर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इसी पॉइंट को नैनी बोलते हैं, इलाहाबाद में है ये, ठीक है। यह हो गया छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर है उड़ीसा, ये ओडिशा से भी पास होती है। और 5th स्टेट है इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट्स हो गए। इनको तो याद कर लेना, ये तो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की पावर किसको दे रखी है, ठीक है। क्या सारे कोर्ट्स को दे रखी है, या पार्लियामेंट को दी है, प्रेसिडेंट को दी है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को दी है? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को दी है। अब देखो, इसको तो हम लॉजिक से भी कर सकते हैं, है ना, और वैसे थोड़ा बहुत याद करने वाला भी है। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट को क्यों नहीं दी? क्योंकि पार्लियामेंट ही तो वो बॉडी है जो हमारी जनता के लिए क्या बनाती है? लॉज एंड एक्ट्स बनाती है। और इन्हीं लॉज एंड एक्ट्स को बना करके वो क्या कर लेती है? ऑटोक्रेसी कभी कभी कर भी सकती है। तो उसी ऑटोक्रेसी को कौन बचाता है?
सुप्रीम कोर्ट बचाता है। तो इसीलिए लॉजिक से अगर देखा जाए तो ये पावर किसको दी गई होगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई होगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है ये आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 226 के अंदर। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को अगर हम क्यों ना लगाए ऑप्शन, प्रेसिडेंट को इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो तो खुद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही तो काम करता है, उनकी एडवाइस पर काम करता है, तो जो वो कहेंगे वो तो वो काम कर देगा। तो इसीलिए ये तो फंडामेंटल राइट की रक्षा वैसे ही नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे सभी कोर्ट्स हैं, क्या सभी कोर्ट्स को दे देंगे, नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोअर कोर्ट्स भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। तो हाई अथॉरिटी किसकी होती है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, इसलिए इनको दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, सोन, नर्मदा और महानदी। सोम, नर्मदा, महानदी ये रिवर्स हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लॉजिक से भी कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। ये देखिए, अच्छा ये देखो यहाँ पर आती है आपकी अरावली हिल्स। ठीक है, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट, पता है ना। दो तो शायद सारे ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि ये अरावली हिल्स है यहाँ पर राजस्थान में, और ये ईस्टर्न घाट से। यहाँ पूछी है सोम, सोन, नर्मदा और महानदी। नर्मदा नदी पता है आपको कि नर्मदा नदी यहाँ बहती है ना, नर्मदा। अच्छा, अगर ये जिन जिन बच्चों को ये पता है कि नर्मदा नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी है, वेस्ट में बहने वाली रिवर है, तो यहाँ पे अरावली और ईस्टर्न घाट तो अपने आप कट गए, तो ये दो ऑप्शन कट गए, नहीं कट गए। अच्छा, पहली बात, एक फैक्ट तो ये हो गया कि ये वेस्ट में फ़्लो करने वाली नदी है। दूसरा एक फैक्ट ये है कि ये फॉल्ट में बहती है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो यहीं पर हो गए इसके। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये है पलामू हिल्स। पलामू हिल्स छत्तीसगढ़ में है, 2 ऑप्शन बचे हैं बस, इन दोनों ऑप्शन झारखंड में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है झारखंड, सिर्फ 2 ऑप्शन है। अब ये तो मेरे ख्याल से याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये 2 ही बचे हैं, हमने 50% तो वैसे ही वो कर दिया है, रूल आउट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका आता है अमरकंटक। अमरकंटक प्लेट्यू है और उस अमरकंटक प्लेट्यू में से इधर की तरफ वेस्ट में नर्मदा निकलती है, यहाँ उड़ीसा की तरफ महानदी निकलती है। ठीक, और यहाँ सोन निकलती है जो कि बिहार के पटना में जाती है। तो अब इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ें जो कि तुम्हें याद करनी है, बाकी कुछ याद नहीं करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी गॉट सिटी ऑफ म्यूज़िक। इसमें से कौन सी इंडियन सिटी ऐसी है जिसको कि सिटी ऑफ म्यूज़िक का टाइटल मिला है और ये यूनेस्को ने दिया है। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। अभी इसको ग्वालियर को मिला है ये वाला अवार्ड, सिटी ऑफ म्यूज़िक का अवार्ड। पहले चेन्नई और वाराणसी को मिला था। ठीक है, अच्छा अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो 65 मतलब 65 ऐसी सिटीज़ हैं जिनको ये सिटी ऑफ म्यूज़िक अवार्ड मिल चुका है। किसने दिया है, यूनेस्को ने दिया है। ठीक है, अब ग्वालियर को दिया है तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ग्वालियर को अब ये मिल गया है ना ये अवार्ड। ग्वालियर कहाँ पर है बताओ, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल मतलब जो और हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उस लेवल के जितने भी म्यूज़िक या फिर संगीत के जो आयोजन होते हैं, संगीत के जितने भी आयोजन हैं ना, वो सारे कहाँ होंगे, अब वो ग्वालियर उनमें अपना पार्टिसिपेट करेगा, अपनी भागीदारी करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया करंट का, और ये पहले मिल चुका है इन दोनों को, तो ये अब याद कर लेना। अब जो नया मिला है वो ग्वालियर को मिला है ये अवार्ड, कानपुर का कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। सबसे पहले तो ये नोट करो कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है,
तो जो इनकरेक्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन आर एम्स टू होल्ड लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कॉन्करेंटली। क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन का उद्देश्य ये है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन जो है वो एक साथ कराए जाएं। दूसरा, इट विल रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्या इसको कराने के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी टू चेंज द करंट इलेक्शन साइकिल। तीसरा, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, वो क्या है, टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ऑफ गवर्नेंस, कि जो भी अभी जो गवर्नेंस अच्छे से हो नहीं पाती, सरकारें काम नहीं कर पाती, उनमें थोड़ी कमी लाना, जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाएँ। क्या ऐसा है, या फिर नन ऑफ द अबव। अब इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर था, क्योंकि हमने यहाँ पूछा था इनकरेक्ट, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ये सारे ही सही ऑप्शन हैं। ठीक, तो इसका आंसर आएगा ये वाला, क्योंकि कोई इनकरेक्ट है ही नहीं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उन दोनों के इलेक्शंस को एक साथ करवा देना। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन एक साथ हो जाना, ना कि अलग अलग टाइम पर। ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर, राज्य हैं, उन सब के सीएम के इलेक्शन एक साथ होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी के भी इलेक्शन एक साथ ही होंगे। ठीक, ये है साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो पहली वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, सही होगी। अब क्या ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत है? जी हाँ है, क्योंकि अभी जो हमारे इलेक्शन हो रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इस एक्ट के अंडर हो रहे हैं। ठीक है, तो जब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन लड़ेंगे, करेंगे, उसमें बदलाव लाएंगे, तो हमें इसके अंदर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बदलेंगे, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं रखे। ठीक है, आज भी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन अलग टाइम पर होते हैं और हर स्टेट के इलेक्शन, सीएम के, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन सभी स्टेटों के अलग अलग टाइम पर होते हैं और वो इस एक्ट के अंदर ही होते हैं। तो हमें इस एक्ट में क्या करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अब इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स में बदलाव लाना होगा। कौन कौन से आर्टिकल्स, आर्टिकल है 83, ठीक, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और है आर्टिकल 356। इन सभी में बदलाव लाना होगा। पहले आर्टिकल ये देख लेते हैं 83। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पार्लियामेंट के जो हाउस हैं उनकी ड्यूरेशन, उसके बारे में बात हुई है। जैसे कि यहाँ पर ये है लोकसभा और राज्यसभा, ये 6 साल की होती है और ये 5 साल की होती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरा है कि यहाँ पर लोकसभा को डिज़ोल्व करना होगा, क्योंकि जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो लोकसभा को क्या डिज़ोल्व तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उसके 5 साल पूरे हो गए हों, और ये भी हो सकता है 2 साल हों, 3 साल हो, इसलिए बाकी सालों के लिए क्या करना पड़ेगा, डिज़ोल्व। यही काम हमें स्टेट में करना होगा। ठीक है, सेम काम। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ड्यूरेशन, 172 में है ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन, और यहाँ पर है कि स्टेट असेंबली को हमें डिज़ोल्व करना होगा। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 356, इसका क्या काम है, क्योंकि जब भी हम किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिज़ोल्व करेंगे तो वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे हम सीएम को हटा देंगे, है ना, तो सारा फंक्शन कौन संभालेगा, प्रेसिडेंट रूल के अंडर ही संभाला जाएगा और इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो इसीलिए इतने सारे आर्टिकल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। तो है कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शायद ही आपको किसी ने समझाया हो जो यहाँ पर आपको मिला है ना। चलिए और देख लेते हैं कि इसका जो की ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि गवर्नेंस में जो डिसरप्शन होता है उसको रिड्यूस करना। कैसे, क्योंकि जब भी कभी भी इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है,
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है। और जब ये लगा हुआ होता है तो कोई भी सरकार, किसी भी स्टेट की सरकार या सेंटर की सरकार किसी भी स्कीम को लागू नहीं कर पाती। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलफेयर का जो काम है वो रुक गया। ठीक है, उसमें हॉल्ट आ गया, वो नहीं हो सकता अब। तो ये क्या हुआ, गवर्नेंस में डिसरप्शन हो गया। ठीक, तो इसीलिए हम लोग ये सोच रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को लाया जाए। और ये जो हमारी इंडिया में लगभग पूरे साल ही इलेक्शन होते रहते हैं, कभी किसी स्टेट के, कभी किसी स्टेट के, कभी कोई ये लीडर्स वगैरह कैंपेन में बिज़ी होते हैं, कभी किसी चीज़ में बिज़ी होते हैं, तो इससे गवर्नेंस का काम नहीं हो पाता, तो उससे उस स्टेट का डेवलपमेंट, ग्रोथ, वो सब रुक जाता है। तो इसीलिए इस साइमल्टेनियस इलेक्शन की बातें करी जा रही हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम। एडम्स ब्रिज कहाँ से बिगिंस होता है? चलो अभी इसका आंसर पहले बता देते हैं। इसका आंसर है धनुषकोडी। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये है इंडिया, तो यहाँ पर है क्या, श्रीलंका। तो हमारे यहाँ पर ये और ये, हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर रामेश्वरम, इस टाइम इसको थोड़ा बड़ा करके समझ लेते हैं। ये देखो ये है, ये वाला है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये है रामेश्वरम, ये इंडिया का माना जाता है, ये इंडिया का ही है। ऐसे ही यहाँ पर ये है धनुषकोडी। ठीक है, धनुषकोडी ये भी इंडिया के अंडर आता है। अब ये जो है ये तलाई मन्नार, ये श्रीलंका के अंदर आता है। और इन दोनों के बीच में है एडम्स ब्रिज। ठीक है, ये है एडम्स ब्रिज और ये है तलाई मन्नार। तो ये हो गया मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ये श्रीलंका है। ठीक, ये श्रीलंका है। ये जो एडम्स ब्रिज है इसको हम राम सेतु भी बोलते हैं। वो जब एक मूवी आई थी एक राम सेतु, है ना, उससे भी इसको याद कर सकते हो। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। तो इसको भी अच्छे से समझ लो, याद कर लो, रट लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो अभी ये जो 8 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसका आंसर आपको बताएंगे ज़रूर। तो चलिए अभी हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।